हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ आइंस्टाइन क्वांटम थ्योरी ऑफ एमिशन एंड अब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन। ठीक है, आज हम जो है आइंस्टाइन की क्वांटम थ्योरी हम पढ़ेंगे। ठीक है ना, और हम जो है आइंस्टाइन कोफिशिएंट्स हम कैलकुलेट करेंगे। तो उन सब के लिए जो है हमें क्या कंसीडर करना होगा, एटॉमिक मीडियम कंसीडर करना होगा। तो एटॉमिक मीडियम मैंने आपको बताया था कि एटॉमिक मीडियम जो है इट कैन बी गैस। ठीक है ना, सेमीकंडक्टर भी आजकल हम यूज़ कर रहे हैं एज एटॉमिक मीडियम। ठीक है, तो हमने मान लिया कि कोई भी एटॉमिक मीडियम हमने कंसीडर किया कि दैट इज गैस। अब बच्चे मैंने आपको तीन तरह के प्रोसेसेस मैंने आपको बताए थे, स्पॉन्टेनियस एमिशन, स्पॉन्टेनियस एमिशन, स्पॉन्टेनियस एमिशन और क्या था, स्टिमुलेटेड एमिशन, और एक था बच्चे मैंने आपको बताया स्पॉन्टेनियस या स्टिमुलेटेड ऑब्जॉर्प्शन। तो मैंने आपको स्टिमुलेटेड ऑब्जॉर्प्शन में आपको बताया था अगर कोई भी पार्टिकल्स जो है लोअर स्टेट में है, इनको हमें एक्साइटेड स्टेट में जब करवाना है तो हम क्या करते हैं, इनके ऊपर जो है एक्सटर्नल रेडिएशन इनके ऊपर फॉल करवाते हैं ताकि जो लोअर स्टेट का एटम है वो कहाँ शिफ्ट हो सके बच्चे, आपका ग्राउंड स्टेट से अपर स्टेट में शिफ्ट हो सके। ठीक है, अब बच्चे जो एटम अपर स्टेट्स में है, ठीक है, या इलेक्ट्रॉन्स अपर स्टेट में है, अब वो क्या करेंगे बच्चे, उन दो तरह से वो नीचे आएंगे। एक तो बच्चे कि अपने आप ही जो एटम है वो अपने आप ही एनर्जी लूज कर दे और कहाँ आ जाए, लोअर स्टेट में आ जाए। ठीक है, तो लोअर स्टेट में आ जाएगा तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं बच्चे, स्पॉन्टेनियस एमिशन। ठीक है, लेकिन कई बार क्या होता है बच्चे कि जो ये यहाँ से जब ये अपर स्टेट से लोअर स्टेट में आएगा, ठीक है ना, इट विल एमिट अ फोटोन। ठीक है ना, ये फोटोन क्या करेगा, हायर जो अपर स्टेट में जो एटम्स है उनको ट्रिगर करेगा और उनको क्या करेगा बच्चे, लोअर स्टेट में लेके आएगा। ठीक है, तो दो फोटोन वो एमिट करेगा। ठीक है, एक फोटोन जो उसने यहाँ से ऑब्जॉर्व किया था अपर स्टेट में जाने के लिए, और एक फोटोन वो जो जो हमने जो ये वाला फोटोन था उसने इसके ऊपर इसको ट्रिगर किया नीचे आने के लिए। तो दो फोटोन्स ये क्या करेगा बच्चे, अब एमिट करेगा। तो हमने देखा कि जब ग्राउंड स्टेट है हमें अपर स्टेट में लेके जाना है तो एक तरह का प्रोसेस हो रहा है दैट इज स्पॉन्टेनियस अब्जॉर्प्शन, और अपर स्टेट से जब लो दैट इज स्टिमुलेटेड अब्जॉर्प्शन, और अपर स्टेट से अगर हमें लो स्टेट में आना तो दो तरह के प्रोसेस हो रहे हैं। एक तो स्पॉन्टेनियस एमिशन कि अपने आप ही जो एटम है लो स्टेट में आ गया, और एक क्या कि हमने एक्सटर्नली जो है उसके ऊपर फोटोन इंसिडेंट करवाया और वो अपर स्टेट में कहाँ आ गया, लोअर स्टेट में आ गया। तो दो तरह के जो है प्रोसेसेस हमने देखे। ठीक है ना, दिस इज योर स्टिमुलेटेड एमिशन। अब हम क्या करेंगे बच्चे, हम आइंस्टाइन कोफिशिएंट फाइंड आउट करेंगे। इसको मैंने नाम दिया था बच्चे, क्या था ये, स्पॉन्टेनियस स्टिमुलेटेड अब्जॉर्प्शन। स्टिमुलेटेड से आपसे बस ये याद रखना बच्चे कि हम एक्सटर्नल जिसके ऊपर फोटोन इंसिडेंट करवाते हैं ताकि ये क्या हो सके, ट्रांजिशंस हो सके, तो उसको हम क्या कहते हैं बच्चे, स्टिमुलेटेड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, उसने फोटोन ऑब्जॉर्व करके हायर लोअर स्टेट से हायर स्टेट में गया, इस करके क्या ये स्टिमुलेटेड ऑब्जॉर्प्शन है। तो अब आगे पढ़ते हैं। देखो आइंस्टाइन कोफिशिएंट्स हमें फाइंड आउट करने हैं। तो हमने एक मीडियम कंसीडर किया, मान लो N1 N2 जो है वो क्या है, एटम्स हैं पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, इन द लोअर एंड अपर स्टेट हैविंग एनर्जी E1 एंड E2। तो हमने कोई भी N1 N2 हमने माना। ठीक है, ये एटॉमिक मीडियम है, उसमें N1 N2 जो है हमारे पास क्या है, दो स्टेट्स हमने कंसीडर करे, दैट इज योर लोअर स्टेट एंड दिस इज योर अपर लेवल। ठीक है, तो यहाँ से बच्चे जो हमारे पास उनकी एनर्जी है दैट इज E1 E2 है। ठीक है ना, दोनों स्टेट्स की जो एनर्जी है दैट इज E1 एंड E2। अब क्या हो रहा है बच्चे कि हमने क्या किया, हमने जो है एटम के ऊपर जो है, एटम जो कहाँ पे थे, लोअर स्टेट में थे, अब उनको क्या किया, हाँ इन्होंने क्या किया बच्चे, ये जो एटम्स लोअर स्टेट में थी इनके ऊपर जो है फोटोन इंसिडेंट करवाया। फोटोन इंसिडेंट करवाया तो अपर स्टेट से हमने क्या, लोअर स्टेट से बच्चे हमने क्या किया, ट्रांजिशन कराई अपर स्टेट में। ठीक है ना, तो जो फोटोन उन्होंने जो ऑब्जर्व करेंगे, एटम्स जो फोटोन ऑब्जर्व करेंगे उनकी जो एनर्जी होगी दैट शुड बी द डिफरेंस बिटवीन द टू एनर्जी लेवल्स। ठीक है ना, E2 माइनस E1। ठीक है ना, तो वो क्या करेंगे, ये जो एटम्स है E2 माइनस E1 की एनर्जी ऑब्जर्व करेंगे और लोअर स्टेट से कहाँ चले जाएंगे बच्चे, अपर स्टेट में चले जाएंगे। तो यही लिखा हुआ है। तो अगर आपको लिखना है तो व्हेन एन एटम जो है किसी मीडियम का जब लोअर स्टेट में है, इट अब्सॉर्ब अ फोटोन ऑफ एनर्जी E2 माइनस E1 फ्रॉम एक्सटर्नल फील्ड ऑफ रेडिएशन जो हमने अप्लाई किया एंड गो टू द अपर स्टेट। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है बच्चे, रेट ऑफ अब्जॉर्प्शन कैलकुलेट करना है पर यूनिट टाइम बाय द मीडियम पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम। तो क्या हो जाएगा बच्चे, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, हमें क्या कैलकुलेट करना है बच्चे, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन पर यूनिट टाइम पर यूनिट वॉल्यूम, दैट बेसिकली डिपेंड अपॉन, किसके ऊपर डिपेंड करेगा बच्चे, कि कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं ग्राउंड स्टेट के ऊपर,
और जो एटम्स है उनकी क्या है, डेंसिटी कितनी है, ठीक है ना। तो हम किसके ऊपर डिपेंड करेगा बच्चे, दो फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करेगा। एक तो वही कि कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं लोअर स्टेट के अंदर, और किसके ऊपर डिपेंड करेगा बच्चे, यानी कि नंबर ऑफ एटम्स जो है पर यूनिट वॉल्यूम कितने हैं लोअर स्टेट के अंदर, और डेंसिटी ऑफ रेडिएशन एट अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रांजिशन, ठीक है ना। और किसके ऊपर डिपेंड करेगा, डेंसिटी ऑफ रेडिएशन, ठीक है ना। तो डेंसिटी ऑफ रेडिएशन के ऊपर भी डिपेंड करेगा, ठीक है। किसी भी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की ट्रांजिशन के लिए किसके ऊपर डिपेंड करेगा, डेंसिटी ऑफ रेडिएशन। अब डेंसिटी ऑफ रेडिएशन बच्चे जो हमारा आपको पता है फ्रीक्वेंसी क्या होती है, दैट इज, तो अगर मुझे फ्रीक्वेंसी बतानी होगी आपको तो वो क्या होगी बच्चे, दैट इज E2 माइनस E1 बाय में H कट, ठीक है। H भी यूज करते हैं, H कट है वैसे बेसिकली। तो यहाँ पे जो है हमारा जो है रेट ऑफ अब्जॉर्प्शन पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट टाइम किसके ऊपर डिपेंड करेगा, किस रेट से जो है एटम्स जो है अब्जॉर्ब करेंगे जो फोटोन के ऊपर इंसिडेंट कराया एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट वॉल्यूम किसके ऊपर डिपेंड करेगा, कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। पर यूनिट वॉल्यूम जितने ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स होंगे आपके पर यूनिट वॉल्यूम लोअर एनर्जी लेवल्स में, उतनी ज़्यादा क्या होगी बच्चे, अब्जॉर्प्शन होगी, ठीक है ना, उतना ज़्यादा क्या होगा, रेट होगा। और किसके ऊपर डिपेंड करेगा, आपकी डेंसिटी ऑफ रेडिएशन, जो रेडिएशन आप इंसिडेंट करवा रहे हो उसकी डेंसिटी कितनी है, जितनी ज़्यादा डेंसिटी होगी उतनी ज़्यादा क्या होगी, रेट ऑफ अब्जॉर्प्शन होगा, उतना ज़्यादा लोअर स्टेट में एटम कहाँ जाएंगे, आपके हाई स्टेट में जाएंगे, ठीक है। अब आपको पता है व्हेन दिस प्रोपोर्शनैलिटी इज कन्वर्टेड इनटू इक्वालिटी, तो हमारे पास जो है एक क्या आता है बच्चे, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आता है, ठीक है। तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट यहाँ पे बच्चे क्या है, B12 है, ठीक है। B12 एग्जैक्टली B12 है, तो B12 N1 इंटू म्यू W, ठीक है। दिस इज डेंसिटी ऑफ रेडिएशन, ठीक है। अब B12 क्या बच्चे बता रहा है कि ये आइंस्टाइन कोफिशिएंट है, और ये क्या है बच्चे, आइंस्टाइन कोफिशिएंट फॉर स्टिमुलेटेड अब्जॉर्प्शन, ठीक है ना। तो ये कौन सी अब्जॉर्प्शन के लिए आइंस्टाइन कोफिशिएंट आया आपका, स्टिमुलेटेड अब्जॉर्प्शन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, B12 का मतलब क्या है, ट्रांजिशन जो है वन लेवल से कहाँ हो रही है, सेकंड लेवल में ट्रांजिशन हो रही है, ठीक है। तो यहाँ से आपने क्या देखा, B12 जो है दिस इज योर प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, ठीक है ना। तो B12 क्या आपका प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, ठीक है। और न्यू डब्ल्यू क्या है आपकी क्या थी, डेंसिटी ऑफ रेडिएशन थी पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी ऑफ रेडिएशन के लिए। और म्यू डब्ल्यू इंटू डी डब्ल्यू अगर हम कैलकुलेट करेंगे दैट इज रेडिएशन डेंसिटी। अब देखो अगर मुझे जो है कोई जो रेडिएशन डेंसिटी अगर मुझे निकालनी है फॉर गिवन इंटरवल डब्ल्यू से लेके कोई स्मॉल इंटरवल ले लिया डब्ल्यू से डी डब्ल्यू तक, तो उस केस के लिए जो रेडिएशन डेंसिटी क्या होगी बच्चे, म्यू डब्ल्यू इंटू डी डब्ल्यू, ठीक है ना। तो ये क्या होगा, डी डब्ल्यू बता रहा है कि बहुत ही स्मॉल इंटरवल के लिए जब फ्रीक्वेंसी जो रेंज है वो कहाँ से कहाँ तक लाई कर रही थी आपकी, डब्ल्यू से डब्ल्यू प्लस में डी डब्ल्यू के बीच में। तो अब हम आगे कैलकुलेट कर, सो मैंने आपको क्या बताया बच्चे, मैंने आपको बताया कि अब जो एटम्स हैं वो कहाँ हो गए, लोअर स्टेट से कहाँ जंप कर गए, हायर स्टेट में चले गए। तो हाई स्टेट में जाने के बाद बच्चे मैंने आपको बताया था दो तरह के प्रोसेसेस होते हैं, दो तरह से जो है एटम जो है हाई स्टेट से लोअर स्टेट में आते हैं। एक प्रोसेस क्या, जब एटम अपने आप ही अपनी एनर्जी लूज कर दें और कहाँ आ जाए, ग्राउंड स्टेट में आ जाए, ठीक है ना, जिसको हम क्या कहते हैं बच्चे, स्पॉन्टेनियस इमिशन, ठीक है ना, क्या कहते हैं जिसको हम, स्पॉन्टेनियस एमिशन, ठीक है। तो यहाँ से बच्चे अगर हम स्पॉन्टेनियस एमिशन का केस लेते हैं जहाँ पे एटम्स जो है उन्होंने क्या किया, अपनी एनर्जी लूज करी और कहाँ आ गए बच्चे, लोअर स्टेट में आ गए। तो उस केस के लिए बच्चे अगर मुझे क्या कैलकुलेट करना है, रेट ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन अगर मुझे कैलकुलेट करना है, रेट ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन अगर मुझे कैलकुलेट करना है, दैट विल पर यूनिट टाइम पर यूनिट वॉल्यूम अगर मैं बात करूं, तो बच्चे दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू जितने नंबर ऑफ एटम्स हैं आपके अपर स्टेट में, ठीक है ना। तो अपर स्टेट की डेंसिटी यानी कि नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम जो अपर स्टेट में है उनके ऊपर डिपेंड करेगा आपका, और बस इन्हीं के ऊपर ही डिपेंड करेगा, क्योंकि बच्चे यहाँ पे हम कोई एक्सटर्नल रेडिएशन हम इसके ऊपर फॉल नहीं करवा रहे हैं, तो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो यहाँ से बच्चे दिस प्रोपोर्शनैलिटी इज कन्वर्टेड इनटू इक्वालिटी, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक और आइंस्टाइन कोएफिशिएंट आ जाएगा जिसको हम नाम देंगे A21, ठीक है ना। और ये A21 है, ये क्या बता रहा है बच्चे, कि ये बता रहा है कि जो ट्रांजिशन हो रही है वो सेकंड लेवल से फर्स्ट लेवल में हो रही है, और ये जो ट्रांजिशन हो रही है दैट इज योर
स्पॉन्टेनियस एमिशन, ठीक है ना। ये ट्रांजिशन कैसे है आपका, स्पॉन्टेनियस एमिशन है। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है बच्चे, आपको अगर आपको लिखना है तो प्रोसेस ऑफ स्पॉन्टेनियस, प्रोसेस ऑफ एमिशन जो है दो तरह से हो सकता है। यहाँ पे जो स्पॉन्टेनियस एमिशन हो रहा है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सटर्नल फील्ड ऑफ रेडिएशन। एक्सटर्नल फील्ड हमने नहीं लगाई है, ठीक है ना, कोई हमने एक्सटर्नल फील्ड इसके ऊपर फॉल नहीं करवाई है, तो इट विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सटर्नल फील्ड ऑफ रेडिएशन, बट इट विल डिपेंड अपॉन द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ द अपर लेवल। ऑफ कोर्स जितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे अपर लेवल में उतनी ज्यादा क्या होगी, स्पॉन्टेनियस एमिशन होने की रेट जो है क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना। तो जो ट्रांजिशंस हैं फ्रॉम अपर लेवल टू लोअर लेवल जो है पर यूनिट टाइम, अगर पर यूनिट वॉल्यूम हम कैलकुलेट करें दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द अपर लेवल, ठीक है ना। व्हेन दिस प्रोपोर्शनैलिटी विल कन्वर्टेड इनटू इक्वालिटी देन वी हैव अनदर आइंस्टाइन कोएफिशिएंट, जिसको हम क्या नाम दिया हुआ है बच्चे, A21, दैट इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। और ये क्या बता रहा है, ट्रांजिशन बता रहा है फ्रॉम अपर लेवल टू लोअर लेवल, ठीक है। अब बच्चे मैंने आपको बताया था दो तरह से जो एटम जो है हाई स्टेट से लोअर स्टेट में आ सकते हैं। एक तो हमने क्या बता दिया बच्चे, आपका स्पॉन्टेनियस एमिशन हमने बता दिया। सेकंड प्रोसेस क्या होता है बच्चे, स्टिमुलेटेड अब्जॉर्प्शन। इसमें क्या होता है कि जो फोटोन निकला है दैट विल ट्रिगर अनदर एटम्स जो है ऑफ द अपर स्टेट, ठीक है ना। जो अपर स्टेट के एटम्स है उनको ट्रिगर करेगा कि वो अपर स्टेट छोड़ के कहाँ आ जाए, लोअर स्टेट में आ जाए। तो ऑफ कोर्स यानी कि यहाँ पे हमें क्या निकालनी पड़ी, एक्सटर्नल फील्ड हमने लगानी पड़ी। तो अगर मुझे क्या लिखना हुआ बच्चे, यहाँ पे मुझे लिखना हुआ रेट ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन, अगर मुझे कैलकुलेट करना हुआ पर यूनिट टाइम पर यूनिट वॉल्यूम, अब ये किसके पर डिपेंड करेगा, वही नंबर ऑफ एटम्स जो अपर लेवल्स में जितने नंबर ऑफ एटम होंगे उस पर डिपेंड करेगा। और किसके पर डिपेंड करेगा बच्चे, रेडिएशन डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है ना, एट अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा, ठीक है। तो रेडिएशन डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करेगा, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या किया बच्चे, एक्सटर्नल रेडिएशन इसके ऊपर जो है एटम्स के ऊपर फॉल करवा के ट्रांजिशन करवाई है, ठीक है ना। तो इस करके जो है किसके ऊपर डिपेंड करेगा, जो भी जिस फ्रीक्वेंसी से या जो हमने रेडिएशन डेंसिटी जिस फ्रीक्वेंसी से हमने रेडिएशन उसके ऊपर फॉल करवाई है एटम्स के ऊपर, तो उसकी डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। उतनी ज़्यादा ट्रांजिशन होंगी। तो यहाँ से बच्चे हमारे पास क्या आ जाएगा, B21 N2 म्यू W, दिस इज अनदर आइंस्टाइन कोएफिशिएंट, ठीक है ना। इसको हम कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कहते हैं। और B21 क्या बता रहा है कि जो ट्रांजिशन हो रही है फ्रॉम अपर लेवल टू लोअर लेवल, ठीक है ना। तो हमारे पास ये आ गया। अब बच्चे देखो, जो ये ट्रांजिशंस होती हैं अपर लेवल की, जिस रेट से ट्रांजिशन अपर लेवल में हो रही है और जिस रेट से ट्रांजिशन लोअर लेवल में हो रही है, ये क्या करनी चाहिए, बैलेंस करनी चाहिए, ठीक है ना। अगर ये बैलेंस करनी चाहिए थर्मोडायनेमिकल इक्विलिब्रियम के लिए, ये दोनों क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो हमने क्या देखा बच्चे, जो लोअर लेवल है उसकी ट्रांजिशंस कौन सी है आपकी, ये है, ठीक है ना, B12 N2 म्यू W, ठीक है। ये लोअर लेवल की ट्रांजिशन है और अपर लेवल की ये दो हमारी ट्रांजिशन हैं, ठीक है ना। तो इसको बच्चे, इसको नाम दे दो फर्स्ट इक्वेशन, इसको नाम दे दो बच्चे सेकंड इक्वेशन, एंड इसको नाम दे दो बच्चे थर्ड इक्वेशन। तो अपर लेवल की जो है हमारे पास है, जो अपर लेवल की सॉरी जो लोअर लेवल की अगर मैं बात करूँ, लोअर लेवल आपका ये है, तो लोअर लेवल की ट्रांजिशन शुड बी इक्वल टू द अपर लेवल ट्रांजिशन। तो इस तरह से होगा A21 N2 प्लस में B21 N2 म्यू W, ठीक है ना। तो यही होगा बच्चे आपके पास। अब बच्चे अगर मैं म्यू W कैलकुलेट करूं, अगर मुझे रेडिएशन डेंसिटी निकालना है तो मैं क्या कर सकती हूँ, म्यू W कैलकुलेट करूंगी, इन दोनों में से म्यू W कॉमन आ जाएगा, है ना। तो A21 N2 तो एज इट इज, जब इन दोनों में से म्यू W लेंगे कॉमन तो हमारे पास क्या आ जाएगा, B12 N1 प्लस में B21 N2, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया आपको, A21 N2 डिवाइडेड बाय B12 N2 बाय में B21 N2, ठीक है ना। तो N1 और यहाँ पे क्या है N2। अगर मैं N2 से दोनों तरफ डिवाइड कर दूं, ऊपर नीचे नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दूं, क्या आ जाएगा A21, तो B12 N1 बाय में N2 प्लस में B21, ये लिख सकते हैं N1, ये क्या बच्चे N2 है तो N2 बाय में N2 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से रेडिएशन डेंसिटी हमारे पास क्या निकल के आई, A21 बाय में B12 N1 बाय में N2 B21, ठीक है। देखो बच्चे यहाँ तक हमने कैलकुलेट कर लिया। हाँ एक बात और बच्चे, यहाँ पे जो साइन आएगा ये यहाँ जाएगा तो ये नेगेटिव साइन आएगा यहाँ पे, तो ये नेगेटिव साइन
आपको यहाँ पे रखना है, ठीक है ना। तो यहाँ तक हो जाएगा आपका, ये नेगेटिव साइन आएगा ना बच्चे, यहाँ ये जो टर्म इधर लेके जाएंगे तो म्यू डब्ल्यू कॉमन B12N1 माइनस B21N2, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका, नेगेटिव साइन आएगा। तो हमने रेडिएशन डेंसिटी हमने कैलकुलेट कर ली, तो यही हमने किया था, ठीक है। तो रेडिएशन डेंसिटी हमने कैलकुलेट कर ली, A21 बाय में B12, N2 बाय में N1 माइनस में B21। अब बच्चे अगर हमें क्या निकालना है, बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ने क्या दिया था हमें, जो है पॉपुलेशन, जो डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स पे जो पॉपुलेशन थी उनका हमें रेशो दिया था, ठीक है ना। उन्होंने बताया था किस रेशो से क्या प्रोबेबिलिटी है, ठीक है ना, ट्रांजिशंस होने की। तो रेशो ऑफ पॉपुलेशन ऑफ द टू लेवल्स उन्होंने दी थी। तो वो जो रेशो ऑफ पॉपुलेशन ऑफ द टू लेवल्स उन्होंने जो दी थी, दैट इज N1 बाय में N2 एक्सपोनेंशियल ऑफ E2 माइनस E1 बाय में KBT, ठीक है ना। और इसको हम बच्चे क्या लिख सकते हैं, E2 माइनस E1 बाय में एच कट, मैंने आपको क्या बताया था, ओमेगा बताया था। तो E2 माइनस E1 को क्या लिख सकते हो बच्चे, फिर E2 माइनस E1 को आप क्या लिख सकते हो, एच कट ओमेगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, N1 बाय में N2 एक्सपोनेंशियल इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल ऑफ एच कट ओमेगा बाय में KBT। तो इसने क्या बताया था, बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ने क्या बताया था कि क्या रेशियो है दोनों लेवल्स का, ठीक है ना। तो रेशियो ऑफ पॉपुलेशन, कितनी पॉपुलेशन है दोनों लेवल्स का, उसका रेशियो हमें दिया था। तो दैट इज N1 बाय में N2 इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल ऑफ एच कट ओमेगा बाय में KBT। अब बच्चे यहाँ से देखो N1 बाय में, तो यहाँ से बच्चे हमारे पास निकल जाएगा, ठीक है। तो प्लैंक्स लॉ ऑफ एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन से हमारे पास क्या आ गया, एच कट ओमेगा क्यूब बाय में पाई स्क्वायर C क्यूब इंटू एक्सपोनेंशियल ऑफ डिवाइडेड बाय एक्सपोनेंशियल ऑफ एच कट ओमेगा बाय में KBT माइनस में 1। इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो यहाँ से बच्चे हमारे पास क्या हो जाएगा, B12 को मैं B21 को मैं अगर डिनोमिनेटर में ले आऊँ तो ये क्या हो जाएगा, A21 बाय में B21, ठीक है ना। और बाकी एक्सपोनेंशियल ऑफ दिस -1, यही आ जाएगी टर्म, ठीक है। तो मैंने क्या करना है बच्चे, हम क्या करेंगे, हमें जो है इसको इससे कंपेयर करना है। इसको इससे कंपेयर करने के लिए हमें इस टर्म को इस तरह से बनाना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया बच्चे, आपने इसके अंदर कुछ सब्स्टिट्यूशन करा, इसमें क्या सब्स्टिट्यूशन करा कि हमने जो है B21 और B12 को हमने B ही मान लिया, ठीक है ना। B21 और B12 को हमने क्या मान लिया, B ही मान लिया। तो यहाँ से बच्चे जब B ही मान लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, A21, जब इन दोनों ये दोनों B हैं तो B कॉमन बाहर, A21 बाय में B, ठीक है ना, वो किसके इक्वल आ जाएगा आपका, एच कट ओमेगा क्यूब पाई स्क्वायर C क्यूब। अब B12 या B21 ले लो, B के ही इक्वल है। और इसकी वैल्यू हमने क्या कर ली, B की वैल्यू हमने क्या लिख ली, B21 लिख ली। तो A21 बाय में B21 हमारे पास क्या निकल के आया बच्चे, एच कट ओमेगा क्यूब इंटू पाई स्क्वायर C क्यूब। तो यहाँ से बच्चे हमारे पास A बाय में B, अगर मैं सिंप्लीफाई करके लिखूँ तो यहाँ से मेरे पास A बाय में B क्या कैलकुलेट होके आया, एच कट ओमेगा क्यूब पाई स्क्वायर C क्यूब, ठीक है। तो ये क्या बता रहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी है स्टिमुलेटेड ऑब्जॉर्प्शन की और स्टिमुलेटेड एमिशन की, ठीक है ना। और ये जो प्रोबेबिलिटी है दैट इज सेम। और ये क्या देती है हमें, आइंस्टाइन ए बी कॉफिशिएंट, जो आइंस्टाइन जो ये क्या बताती है बच्चे, आइंस्टाइन ए बी कॉफिशिएंट्स की रेशो देती है। और इस करके इसे जो है इक्वेशन को हम ये भी कह सकते हैं कि ये क्या है, आइंस्टाइन कॉफिशिएंट का रेशो है, ठीक है। तो अगर मैं और थर्मोडायनेमिकल इक्विलिब्रियम की बात करूं तो यहाँ से अगर मुझे स्पॉन्टेनियस स्टिमुलेटेड एमिशन की अगर मैं मुझे बात करनी है, तो स्पॉन्टेनियस एमिशन से अगर मुझे किसका रेशो लेना है बच्चे, स्टिमुलेटेड एमिशन का रेशो लेना है, तो स्पॉन्टेनियस वाली इक्वेशन हमारे पास ये थी, ठीक है। इसी को ही कंपेयर करेंगे, इसी से ही कंपेयर करेंगे, ठीक है ना। तो स्पॉन्ट यहाँ पे क्या है बच्चे, स्टिमुलेटेड की ही दोनों की वो थी, स्टिमुलेटेड एमिशन और स्टिमुलेटेड अब्जॉर्प्शन, ठीक है ना। और दोनों की म्यू डब्ल्यू आ रहा था, वो कैंसिल हो रहा था। लेकिन यहाँ पे बच्चे हम अगर हम स्पॉन्टेनियस की बात करेंगे तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, A21 तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन स्टिमुलेटेड की बात करेंगे तो B21 इंटू म्यू डब्ल्यू आ जाएगा, ठीक है ना। और हम ये भी लिख सकते हैं A बाय में B म्यू डब्ल्यू, ठीक है ना। तो यहाँ से बच्चे हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चे, वो इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल ऑफ एच कट ओमेगा बाय में KBT माइनस में 1, ये हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। और ये हमारे पास किसके केस में है, स्पॉन्टेनियस एमिशन डिवाइडेड बाय स्टिमुलेटेड एमिशन, ठीक है ना। तो यहाँ से हमारे पास ये निकल के आया। अब बच्चे हमारे पास एक पर्टिकुलर केस है, अगर एच कट ओमेगा अगर लेस देन वेरी लेस देन KBT है किसी भी टेम्परेचर के लिए, तो उस केस में हम इसको क्या कर सकते हैं, इस एक्सपोनेंशियल को हम खोल सकते हैं। और मैं आपको बता दूं बच्चे, एक्सपोनेंशियल एक्स को हम किस तरह से खोलते हैं, 1 प्लस में एक्स स्क्वायर बाय में 2 फैक्टोरियल, इस तरह से। तो यहाँ पे एक्स क्या है आपका, एच कट ओमेगा बाय में KBT है, तो इसको कैसे खोलोगे आप, 1 प्लस में एक्सपोनेंशियल ऑफ और
इस टर्म को हमने बहुत ही छोटा लेके चला है, एच कट ओमेगा इज वेरी वेरी लेस देन केबीटी, तो यहाँ पे एक्सपोनेंशियल खत्म ही हो जाता है, ठीक है ना। हम उसको एक्सपोनेंशियल को इस तरह से खोल सकते हैं, 1 प्लस क्या लिखा था मैंने आपको, एक्स यहाँ पे क्या एच कट ओमेगा बाय में केबीटी, और बाकी जो हायर टर्म्स हमारे पास आ रही थी वो हमने निग्लेक्ट कर दी, ठीक है। तो यहाँ से ए बाय में बी ओमेगा क्या निकल के आया, एच कट ओमेगा बाय में केबीटी। तो यहाँ से बच्चे जो रेट है नंबर ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन जो है वो फार एक्सीड कर गई आपकी स्पॉन्टेनियस एमिशन से, ठीक है। तो स्टिमुलेटेड एमिशन जो है वो हमेशा क्या होती है, ज़्यादा होती है, क्योंकि देखो ए और बी इधर जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है ना। तो यहाँ से बच्चे हमारे पास जो स्टिमुलेटेड एमिशंस निकल के आएंगे वो बहुत ज़्यादा निकल के आएंगे स्पॉन्टेनियस एमिशन से, और यही होता है कि जो स्टिमुलेटेड ऑब्जॉर्प्शन एमिशंस होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर आप एच कट ओमेगा इज वेरी वेरी ग्रेटर देन केबीटी लेते तो जो स्पॉन्टेनियस एमिशन थे वो कहाँ कर जाते हैं, एक्सीड कर जाते हैं आपके स्टिमुलेटेड एमिशन के। तो यहाँ पे एक एग्जांपल ले रखा है, मान लो लैम्डा हमारे पास जो हम सोर्स ले रहे हैं उसका लैम्डा 6000 एंगस्ट्रॉम है, तो ओमेगा हमारे पास 2 पाई न्यू के इक्वल होता है, तो 2 पाई सी बाय में लैम्डा, ठीक है ना। तो इन्होंने कैलकुलेट किया, ये यहाँ पे निकल गया है 3.14 इंटू 10⁻15 पर सेकेंड, और टी हमारे पास 10⁻3 निकल के आया है। तो एच कट ओमेगा बाय में केबीटी हमने कैलकुलेट किया, एच कट की वैल्यू होती है 1.05 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। तो यहाँ से 3.4 हमने ये पुट कर दिया, ठीक है। 3.1 फॉर ओमेगा की वैल्यू पुट करी, टी की वैल्यू पुट करी, के बी की वैल्यू पुट करी, दैट इज बोल्ट्जमैन कोफिशिएंट, ठीक है ना। तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट सॉरी, तो ये आपने कैलकुलेट किया तो हमारे पास निकल गया है 23 निकल गया है। तो यहाँ से ए बाय में बी म्यू डब्ल्यू क्या आ जाएगा, एक्सपोनेंशियल ऑफ 23 - 1, और ये जो है दिस इज एट ऑप्टिकल फ्रिक्वेंसी, द स्पॉन्टेनियस एमिशन जो है इज प्रीडोमिनेंट मेकिंग द ऑर्डिनरी सोर्स इनकोहेरेंट। तो यहाँ पे बच्चे क्या बता रखा है कि जो स्पॉन्टेनियस एमिशन है वो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन लेजर के लिए हमें क्या चाहिए होता है, स्टिमुलेटेड एमिशन चाहिए होता है। तो यहाँ पे ये वाली जो सोर्स है वो कैसी हो जाएगी, ऑर्डिनरी सोर्स है, और ये किसका काम करेगी, इनकोहेरेंट की तरह काम करेगी, क्योंकि कोहेरेंट जो है वो कौन सी सोर्सेज होती हैं, आपकी लेजर वाली सोर्सेज होती हैं, ठीक है। अब आगे जो है हमारा टॉपिक है दैट इज मोमेंटम ट्रांसफर, और मोमेंटम किस उस वे से ट्रांसफर हो रहा है वो भी हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। अब हमने क्या देखा कि ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ एनर्जी बिटवीन द एटम ऑफ द मीडियम रेडिएशन फील्ड, द प्रोसेस ऑफ स्पॉन्टेनियस एंड स्टिमुलेटेड एमिशन, देर इज ट्रांसफर ऑफ मोमेंटम टू। आपने क्या देखा बच्चे, जब एटम जो है लोअर स्टेट हाई स्टेट से लोअर स्टेट में अगर आ रहे हैं, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं बच्चे, फोटोन्स एमिट कर रहे हैं, ये हमने देखा था, ठीक है ना। सिर्फ हम क्या कहते थे बच्चे कि क्या हो रहा है कि एक्सचेंज हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है, जो भी मीडियम के अंदर एटम्स हैं वो क्या कर रहे हैं, सिर्फ एक्सचेंज किसका कर रहे हैं, एनर्जी का कर रहे हैं। पर ऐसा नहीं होता बच्चे, उसके साथ साथ जो है मोमेंटम का भी एक्सचेंज होता है, ठीक है। तो इसी बेसिस पे जो है, अगर मान लो जो क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनेमिक्स क्या कहती थी, जो एटम जो है अगर मान लो उसने क्या किया है, एम ओमेगा एच कट ओमेगा जो उसने एनर्जी जो है क्या की है, एमिट करी है, तो वो जो है वही एटम जो है वो रिकॉइल होगा एच कट ओमेगा बाय में सी से, ठीक है। क्योंकि हमें पता है कि जो मोमेंटम होता है दैट इज ई बाय में सी, ठीक है। तो हमने क्या मान के चला कि कोई एटम है अगर वो क्या कर रहा है, अपने में से फ्रीक्वेंसी मतलब एनर्जी एमिट कर रहा है दैट इज एच कट ओमेगा, तो वो जो है एटम जो है रिकॉइल होगा पीछे की तरफ मूव करेगा, ठीक है ना, एच कट ओमेगा बाय में सी से। ये क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनेमिक्स हमें कहती है, ठीक है। और बाकी हम मान के चलेंगे सारी जो रेडिएशन है वो एक ही डायरेक्शन में निकल रही हैं, ठीक है। तो जो रेडिएशन निकल रही हैं, ठीक है ना, वो सारी की अगर डायरेक्शन सेम है इन ऑल द डायरेक्शंस, अगर सभी डायरेक्शंस में निकल रही हैं आइसोट्रॉपिकली, तो कोई भी रिकॉइल नहीं होगा। देखो फिर वो क्या हो जाएगा, अगर हम यहाँ पे क्या मान के चल रहे हैं, जो रेडिएशंस निकल रही हैं अगर सेम डायरेक्शन में निकल रही हैं, ठीक है ना, तो उस केस में जो है वो क्या होगा बच्चे, रिकॉइल होगा। लेकिन अगर रेडिएशंस रैंडमली निकल रही, सभी डायरेक्शंस में निकल रही हैं, तो रिकॉइल नहीं हो सकता, ठीक है ना, रिकॉइल नहीं होगा एटम का। तो आइंस्टाइन ने एज्यूम किया जो ट्रांसफर होता है ना एनर्जी का और मोमेंटम का, उसकी वजह से जो बोल्ट्जमैन मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना वो अनडिस्टर्ब रहता है, उस पर कोई चेंजेस नहीं आते, ठीक है ना। यानी कि मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लो बिल्कुल हमारा क्या रहता है, सेम रहता है, ठीक है। तो ये तभी पॉसिबल है जब क्या होगा कि जो एमिशन हो रहा है या अब्जॉर्प्शन हो रहा है वो कैसा हो, डायरेक्शनल हो, ठीक है। कि अगर हम नहीं चाहते कि मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ में कोई भी चेंजेस आए, ठीक है ना, तो उस केस के लिए जो है हमारे पास जो एमिशन और ऑब्जॉर्प्शन है उसको क्या होना पड़ेगा बच्चे, सेम होना पड़ेगा, यानी एक ही डायरेक्शन में होना पड़ेगा, ठीक है ना, डायरेक्शनल होना पड़ेगा। तो हमने मान के चला कोई भी एटम है, उसने क्या किया, कोई रेडिएशन हमने उस एटम के ऊपर फॉल करवाई, उसने रेडिएशन अब्जॉर्ब करी या एमिट करी, तो किस एनर्जी की एमिट करी, मान लो एच कट ओमेगा की एमिट करी, और उसने जो है क्या किया, रिकॉइल हुआ, वो उसने कुछ मोमेंटम उसका ट्रांसफर हुआ, ठीक है ना।
और जो मोमेंटम ट्रांसफर हुआ वो क्या ट्रांसफर हो दूसरे एटम को, एच कट ओमेगा बाय में सी, ठीक है ना, चाहे वो पैरेलल हो एंटी पैरेलल हो, दैट इज डिपेंड अपॉन दैट जो भी डायरेक्शन हम बीम की ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से स्पॉन्टेनियस एमिशन जो है, अगर स्पॉन्टेनियस एमिशन की बात करूँ तो कोई भी रिकॉइल नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पे क्या हो रहा है, देयर इज अ इक्वल प्रोबेबिलिटी फॉर स्पॉन्टेनियसली एमिटेड फोटोन टू मूव इन ऑल द डायरेक्शंस। तो यहाँ पे क्या कह रखा है, स्पॉन्टेनियस एमिशन में कोई रिकॉइल नहीं होगा, क्योंकि ये देखा जाता है कि सभी में क्या होती है, इक्वल प्रोबेबिलिटी होती है स्पॉन्टेनियसली एमिटेड फोटोन्स, जो जो फोटोन्स निकलते हैं ना उनकी सिर्फ ऑल सारी डायरेक्शंस में जाने की सेम प्रोबेबिलिटी होती है। तो यहाँ से बच्चे हमारे पास हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हमने पढ़ा कि जो अगर हम स्पॉन्टेनियस एमिशन की बात करते हैं तब तो कोई भी आपका रिकॉइल नहीं होगा, लेकिन अगर हम स्टैटिस्टिकली देखें, अगर हम क्या किसकी बात करें, क्योंकि यहाँ पे जो है स्पॉन्टेनियसली एमिटेड फोटोन जो है ना सभी डायरेक्शन में मूव करता है, इस करके जो है हमारा जो है रिकॉइल नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, क्या आइंस्टाइन ने जो क्या किया था, ए बाय में बी का जो रेशो दिया था हमें, ठीक है ना, उसने हमें ये बता दिया था कि हम जो है इजीली हम ए बाय में बी की हम वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं, और इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय क्वांटम मैकेनिकल मेथड से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर हम क्या कह सकते हैं, सेकेंडली द एटॉमिक ट्रांजिशन डू नॉट टेक प्लेस एट शार्पली डिफाइंड फ्रीक्वेंसीज बट ओवर ऑफ फ्रीक्वेंसी विड्थ विच आर नॉट अकाउंटेड फॉर बाय आइंस्टाइन थ्योरी। तो यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट इन्होंने क्या बताई है कि जो एटॉमिक ट्रांजिशंस थी ना वो क्या हो रही थी, हमने यहाँ पे कंसीडर किया था ना कि ये मान लो जो रेडिएशन डेंसिटी जो है ओमेगा डब्ल्यू इंटू डी ओमेगा की ना एक पर्टिकुलर रेंज ली थी, इस फ्रीक्वेंसी रेंज के अंदर जो है क्या होगा बच्चे, ट्रांजिशंस होगा। तो इसने जो फ्रीक्वेंसी विड्थ थी इसके बारे में आइंस्टाइन थ्योरी ने हमें जस्टिफिकेशन नहीं दी थी, तो वो हम आगे पढ़ेंगे। और लास्ट टॉपिक जो हम पढ़ेंगे दैट इज योर लाइफ टाइम, ठीक है। अब बच्चे यहाँ पे जो हमने क्या कर दी, ट्रांजिशंस हो रही हैं एटॉमिक बिटवीन द डिफरेंट स्टेट्स के अंदर क्या हो रही है बच्चे, ट्रांजिशंस हो रही हैं। तो यहाँ पे कंसेप्ट जो है लाइफ टाइम का आता है, ठीक है ना। तो लाइफ टाइम क्या होता है बच्चे, किस टाइम पे, टाइम ड्यूरिंग विच नंबर ऑफ एटम्स इन द एक्साइटेड स्टेट डिक्रीजेस बाय अ फैक्टर 1 बाय में ई ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या कह रखा है कि कितने जो टाइम ड्यूरिंग विच नंबर ऑफ एटम्स इन द एक्साइटेड स्टेट डिक्रीजेस बाय अ फैक्टर 1 बाय में ई ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। तो जो नंबर ऑफ एटम्स जो एक्साइटेड स्टेट में है वो एक 1 बाय में ई इनिशियल वैल्यू से क्या हो गए हैं, डिक्रीज हो रहे हैं, ठीक है ना। क्योंकि ऑफ कोर्स एटम्स हैं वो कहाँ जा रहे हैं, हायर स्टेट से लोअर स्टेट में जंप कर रहे हैं, तो जो अब कुछ टाइम तक ही वो रह पाएंगे, ठीक है ना। तो जिस टाइम तक जो नंबर ऑफ एटम जो एक्साइटेड स्टेट में है वो किस फैक्टर से डिक्रीज हो जाते हैं, अपने 1 बाय में ई इनिशियल वैल्यू से डिक्रीज हो जाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं बच्चे, लाइफ टाइम कहते हैं। यानी कि जब तक ऊपर तक थे, ऊपर एटम्स थे, ठीक थे, उसके बाद क्या हो गया, वो हायर स्टेट से लोअर स्टेट में जंप हुए, ठीक है ना। तो जो नंबर ऑफ एटम्स इन द अपर स्टेट जो है वो रिड्यूस हो गया, ठीक है ना, 1 बाय में ई वैल्यू से, ठीक है ना, जो उसकी इनिशियल थे नंबर ऑफ एटम्स थे, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या जो इनिशियल वैल्यू थी उसकी, उससे जो है नंबर ऑफ एटम्स एक्साइटेड स्टेट में क्या हो गए, डिक्रीज हो गए, ठीक है। कितनी वैल्यू से, 1 बाय मी से। मान लो n नॉट एटम्स थे अपर स्टेट में, ठीक है ना, n2 एटम्स है अपर स्टेट में। अब क्या हो गए आफ्टर ट्रांजिशंस, ठीक है ना, अपर स्टेट से लोअर, वो कितनी रिड्यूस हो गए, 1 बाय में n, 1 बाय में e रिड्यूस हो गए, ठीक है ना, अपनी इनिशियल वैल्यू से। तो n2 डैश क्या होगा, 1 बाय में e ऑफ n2। तो यहाँ से बच्चे हम क्या निकालते हैं, लाइफ टाइम निकालते हैं। तो यहाँ पे हमने मान लिया एटम जो एक्साइटेड स्टेट में थे वो कितने थे, n थे। अब क्या हुआ, उन्होंने अब कुछ टाइम के बाद उन्होंने क्या किया, अपनी probability that it will leave that state in time interval dt। तो अब क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो एटम्स जो है अपर स्टेट में है वो अपनी स्टेट को छोड़ के लोअर स्टेट में आएंगे, तो वो प्रोबेबिलिटी कितनी है बच्चे, p इंटू डी टी है, ठीक है ना, स्मॉल इंटरवल हमने लिया dt। अब नंबर ऑफ एटम्स जो है n जो है नंबर ऑफ एटम्स इन n स्टेट एट टाइम t। तो यहाँ पे क्या कह रखा है कि n नंबर ऑफ एटम्स हैं, ठीक है ना, एक्साइटेड स्टेट में किसी टाइम t पे। अब क्या हुआ, नंबर ऑफ एटम्स जो है वो डिक्रीज हुए, ठीक है ना, और डिक्रीज हुए नंबर ऑफ एटम्स जो है वो डिक्रीज हुए किसी स्मॉल dt इंटरवल में, क्योंकि वहाँ पे क्या हुआ, वो अपनी स्टेट छोड़ के कहाँ आ गए, लोअर स्टेट में आ गए। तो वो जो डिक्रीज हुआ ना नंबर ऑफ एटम एंड dt टाइम के लिए, तो वो क्या होगा, उसको आप माइनस ऑफ dn से रिप्रेजेंट करोगे। तो माइनस ऑफ dn इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चे, माइनस शो कर रहा है कि जो नंबर ऑफ एटम्स जो थे वो क्या हो गए, डिक्रीज हो गए। तो वो किसके पर डिपेंड करेगा, क्या नंबर ऑफ एटम्स से, जो एक्साइटेड स्टेट में नंबर ऑफ एटम से n, और क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो क्या करें, लीव कर जाए अपनी एक्साइटेड स्टेट को, तो p इंटू डी टी। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस डी एन के इक्वल। तो माइनस डी एन बाय में डी टी क्या आ जाएगा बच्चे, एन पी के इक्वल आ जाएगा। तो अगर हम क्या करेंगे, डी एन बाय में एन इधर रखेंगे, डी टी इधर, ठीक है ना।
तो इंटीग्रेशन अगर हम इसकी करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ln n इज इक्वल टू पी टी प्लस में सी। तो यहाँ से बच्चे टी हमारा अगर जीरो है, टी जीरो है तो इनिशियल की अगर मैं बात करूं तो टी जीरो है तो नंबर ऑफ एटम्स एन नोट के इक्वली थे, ठीक है। तो यहाँ से बच्चे अगर हम कंसीडर करेंगे तो ln इज इक्वल टू पी टी प्लस में सी। तो हमने क्या लिया, ln एन टू एन नॉट टी, एन को हमने क्या लिया, एन नॉट लिया। तो पी टी, टी हमारा जीरो है प्लस में सी, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, सी इज इक्वल टू माइनस ln नॉट। तो ये वैल्यू जो हम सब्सटीट्यूट कर देंगे इसके अंदर, तो क्या आ जाएगा, ln एन प्लस में इज इक्वल टू पी टी माइनस ऑफ ln एन नॉट, ठीक है ना। तो ln एन नॉट इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा बच्चे, ln एन बाय में एन नॉट, ठीक है। तो ये माइनस हमने यहाँ एडजस्ट कर दिया, माइनस ऑफ पी टी, ठीक है। तो यहाँ से बच्चे क्या आ गया, एन इज इक्वल टू एन नॉट एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस ऑफ पी टी। तो यहाँ से बच्चे हमने क्या निकालना है, एवरेज लाइफ टाइम अगर मुझे निकालना है, जो एटम्स एन स्टेट के अंदर है उनका एवरेज लाइफ टाइम कितनी देर तक वो क्या रह सकते हैं, अपर स्टेट में रह सकते हैं, उनका एवरेज लाइफ टाइम निकालना है। तो क्या करेंगे बच्चे, टाउ इज इक्वल टू वन बाय में एन नॉट, जीरो से इन्फिनिटी हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो जीरो से लेके इन्फिनिटी तक हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास एवरेज लाइफ टाइम निकल आएगा। तो एवरेज लाइफ टाइम इन्होंने निकाला हुआ है, तो यहाँ से वन बाय में एन नॉट, जीरो से इन्फिनिटी एन नॉट। तो ये वाली जो टर्म है हमारे पास एन नॉट एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस में पी टी इंटू डी टी, हमने जब इसको इंटीग्रेट किया तो हमारे पास क्या निकल के आया, ये एन नॉट से एन नॉट कैंसिल, पी और जीरो से इन्फिनिटी टी इंटू एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस में पी टी इंटू डी टी का अगर हम इंटीग्रेशन करें तो यहाँ से हमारे पास क्या निकल के आएगा, वन बाय में पी स्क्वायर निकल के आएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, वन बाय में पी आ जाएगा। तो यहाँ से हमने देखा कि जो हमारा टाउ है दैट इज एवरेज लाइफ टाइम ऑफ एटम इन द एक्साइटेड स्टेट, वो क्या निकल के आया बच्चे, तो वो निकल के आया पी इज इक्वल टू वन बाय में टाउ, ठीक है ना, इज इंटू ए। तो यहाँ से ए जो आइंस्टाइन कॉफिशिएंट है, और तो एवरेज वैल्यू जो है हमारे पास एक्साइटेड स्टेट में रहने की वो कितनी निकल के आई, 10⁻⁻8 सेकेंड्स, ठीक है ना। तो एक्साइटेड स्टेट के अंदर जो एटम्स है उनका एवरेज लाइफ टाइम कितना होता है, वो कितना होता है, 10⁻⁻8 सेकेंड्स होता है, ठीक है। तो ये अभी के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।